हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5। इससे पहले हमने चैप्टर 4 तक कवर कर लिया है। चैप्टर 5 बात करता है अलाउंस फॉर स्टाम्प इन सर्टन केसेस, कतिपय अवस्थाओं में स्टाम्पों के लिए छूट। सेक्शन 58 बात करता है अलाउंस फॉर स्पॉइल्ड स्टाम्प, यानी खराब हो गए स्टाम्पों के लिए छूट। इसमें है कि मान लीजिए कोई स्टाम्प ऐसा है जो स्पॉइल हो गया, किसी भी रीज़न से हो सकता है, मिट गया हो या गलती से या किसी भी कारण से वो अब यूज़ में नहीं आ रहा, या फिर ऐसा स्टाम्प है जो एग्जीक्यूटेड रह गया, हुआ ही नहीं है, यानी इंस्ट्रूमेंट तो रेडी हो गया बन के, लेकिन ना तो उस पर साइन हुए और ना ही वो एग्जीक्यूट हुआ है। तब तीसरी सिचुएशन में बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसमें प्रॉमिसरी नोट या डिमांड पर नहीं होना चाहिए। बिल साइन तो हो गया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, अभी तक बिल साइन हो गया लेकिन वो डिलीवर नहीं किया गया। तो इन तीन सिचुएशन में अलाउंस के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कलेक्टर को। लेकिन इन तीन सिचुएशन में अलाउंस तभी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है जब वो डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जो एग्जीक्यूट ना हुआ हो और ना ही साइन हुआ हो तभी। लेकिन फर्दर इस सेक्शन में एक्सेप्शन दे रखे हैं जिसमें अगर डॉक्यूमेंट पे साइन हो गए हैं तो भी अलाउंस के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कौन कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट, अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो वॉइड एब इनिशियो है, यानी वो स्टार्टिंग से जिस टाइम से वो बना था उसी टाइम से वो शून्य थी उसकी वैल्यू, या वो वॉइड था, या फिर जिस पर्पज़ के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था वो पर्पज़ ही फेल हो गया, यानी अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा रीज़न कि वो लेन देन ही पूरा नहीं हुआ, यानी किसी एक पक्षकार की डेथ हो गई या फिर किसी एक पक्षकार ने साइन करने से मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर साइन हो जाते हैं तो उसके बाद में भी अलाउंस के लिए एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। और इसके लिए जो लिमिटेशन दे रखी है वो दे रखी है सेक्शन 59 में। तो बेरेक में ये सेक्शन काफ़ी लेंदी दे रखा है, तो हमने शॉर्ट में इसको करने की कोशिश की है। और उसके बाद में कलेक्टर को एप्लीकेशन लगाई जाती है और कलेक्टर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अलाउंस के लिए अलाउ कर देता है। सेक्शन 59 में लिमिटेशन दे रखी है। तो जनरल केस में 58 में जो अलाउंस है यानी राहत है उसकी लिमिटेशन 59 में दे रखी है। तो जनरल जो केस है, जनरल केस में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ख़राब हो गया या मिट गया, तो ऐसे सिचुएशन में 6 मंथ, कब से? जिस दिन वो ख़राब हुआ उस मंथ से, जिस दिन वो ख़राब हुआ उस तारीख से लेकर 6 मंथ। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई स्पेशल केस है, स्पेशल केस यानी किसी और डॉक्यूमेंट से एग्जीक्यूशन करवा लिया, डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन किसी और डॉक्यूमेंट से करवा लिया, तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ तब से 2 महीने। तीसरे केस में अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है, तैयार हुआ है, तो जिस दिन इंडिया में आया उस दिन से 6 मंथ में। और अगर और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है तो उसमें भी 6 मंथ में। तो इसीलिए इसमें लिमिटेशन है, 6 मंथ है, और 2 सिर्फ स्पेशल केसेस में है जहाँ ट्रांजेक्शन किसी और डॉक्यूमेंट से पूरा कर लिया है। तो ये है सेक्शन 59। सेक्शन 60 बात करता है अलाउंस की, बात करता है, लेकिन ये बात करता है कॉरपोरेशन की, यानी बैंक, फर्म, कंपनी, इनके जो स्टाम्प है वो ख़राब हो जाते हैं, तब उनके पास में क्या है, तो उन्हें भी उनके पास में एक एक्स्ट्रा होता है कि वो कलेक्टर को तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा वो एप्लीकेशन जो है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को भी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जबकि 58 में हमने पढ़ा था अगर जनरल किसी व्यक्ति का स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाता है तो वो कलेक्टर को एप्लीकेशन लगाएगा, और अगर कॉरपोरेशन के स्टाम्प पेपर ख़राब हो जाते हैं तो 2 अथॉरिटी इनके पास में होते हैं, और इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कभी भी लगा सकता है। ये सिंपल सी बात करता है सेक्शन 60। सेक्शन 61 अलाउंस फॉर मिस यूज स्टाम्प, यानी गलती से उपयोग किए गए स्टाम्पों के लिए छूट। यानी मान लीजिए जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में गलत स्टाम्प लगा लिया, तब ये सेक्शन अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए रॉन्ग डिस्क्रिप्शन और लोअर वैल्यू कर दी है। रॉन्ग डिस्क्रिप्शन यानी जैसे कोर्ट वैल्यू लगानी थी, कोर्ट फीस, और लगा लिया नॉन जुडिशियल, या फिर उसकी वैल्यू कम दिखा दी जितनी उसकी स्टाम्प की होनी चाहिए, या फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल कर दिया, जैसे कि सही मैनर में नहीं लगाया, साइन नहीं किए प्रॉपर, या सेक्शन 13 या 14 का वॉयलेंस कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 61 छूट देता है, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन तो कलेक्टर को लगेगी। कब लगेगी? विद इन 6 मंथ। कब से लगेगी? 6 मंथ होगा जिस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन किया गया, और
अगर साइन किया गया तो जिस दिन साइन किया गया वहाँ से 6 महीने तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। कलेक्टर उसको रिव्यू करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ओल्ड स्टाम्प को कैंसिल कर देगा या प्रॉपर ड्यूटी उसके लिए और अलाउंस के लिए आगे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है सेक्शन 61। सेक्शन 63 अलाउंस फॉर स्टाम्प्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज़, यानी ये कब सेक्शन अप्लाई होगा, जब कलेक्टर सेक्शन 58 और 61 में अलाउंस देने का डिसीजन ले लेता है। तो अलाउंस किस रूप में दिया जाएगा, उसका मैनर कैसा होगा। तो जब कलेक्टर ये सेटिस्फाई हो जाती है कि बोनाफाइड था, तब फिर वो उसमें फ्रेश स्टाम्प के लिए ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। और दूसरा, उतनी ही कीमत का दूसरा स्टाम्प लगा सकता है। तीसरा, वो चाहे तो ये उसका डिस्क्रिशन है कि वो कैश में भी रिफंड को दे सकता है। तो 63 में 3 तरीके से बताया। एक तो वो फ्रेश स्टाम्प, पुराने की जगह नया स्टाम्प हो जाएगा। दूसरा, उतनी ही कीमत का दूसरा स्टाम्प, मान लीजिए एक अधेसिव स्टाम्प है जो 100 रुपीज़ की है, तो वो दूसरी अधेसिव स्टाम्प सेम 100 रुपीज़ की अलाउ कर सकता है। या तीसरा, वो कैश में भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 63। सेक्शन 63A इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनवैलिडेशन ऑफ स्टाम्प्स, यानी एक्सपायरी रूल, स्टाम्पों का अविधिमान्य होना। तो ये सेक्शन राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013 के बाद से ये सेक्शन ऐड हुआ था 63A। इसमें ये है कि जिस दिन आपने स्टाम्प खरीदा उसके 6 महीने तक ही उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में वो सिर्फ एक कागज़ रह जाएगा। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो 2013 से पहले के हैं, तब तब 6 महीने कौन से लागू होंगे। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो 2013 से पहले का है, तब इसमें 2013 के बाद का जो 6 मंथ है वो लागू हो जाएगा। और अदरवाइज जिस दिन आपने परचेज़ किया उस दिन से 6 मंथ का। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 64 अलाउंस ऑन रीन्यूअल ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये सेक्शन तब लागू होती है जब कोई कंपनी अपने पुराने डिबेंचर को रीन्यू करती है और उसके बदले में बिल्कुल वैसी ही शर्तों वाला नया डिबेंचर जारी करती है, तो उसे दोबारा से स्टाम्प ड्यूटी ना देनी पड़े, इसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, कंपनी कलेक्टर को एप्लीकेशन देगी विद इन 30 डेज़ में नए डिबेंचर के लिए, कि ताकि स्टाम्प ड्यूटी फिर से ना देनी पड़े। और वो कलेक्टर क्या कर सकता है, कलेक्टर वो जो ओल्ड डिबेंचर है उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको रिप्लेस कर देगा नए में, और वो नए को डिबेंचर को एंडोर्स कर देगा। मान लीजिए नए की वैल्यू कम है, तो उसमें जो जो भी बचेगा उसमें रिटर्न होगा, वो रिटर्न उसको वापस पे कर देगा। ये इतनी सी बात करते हैं। इसमें एक लिमिटेशन है डिबेंचर वाले में, 1 मंथ, वो हमें याद रखनी है। 1 मंथ ही दिया हुआ है, एग्जैक्टली 30 डेज नहीं दिया हुआ, बेरेट में 1 मंथ है। अब आगे हम चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 है रेफरेंस और रिवीजन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सेक्शन 65 बात करते हैं रिवीजन बाय द चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी CCRA के द्वारा। तो अगर कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के आदेश से व्यथित है, तब वह उसके लिए रिवीजन के लिए एप्लीकेशन लगाएगा 65 में। कौन लगाएगा, जो एग्रीव्ड पर्सन है। और कौन लगा सकता है, IG, इंस्पेक्टर जनरल, यानी दोनों लगा सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन अगर लगाता है तो विद इन 90 डेज लगानी होगी कलेक्टर के ऑर्डर से 90 डेज में। लेकिन एक शर्त है, प्री कंडीशन, 25% ऑफ रिकवरेबल अमाउंट को पे करना होगा, तभी रिवीजन की एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। और IG अगर कलेक्टर के ऑर्डर से खुश नहीं है तो 180 डेज में एप्लीकेशन लगाएगा फ्रॉम द ऑर्डर। और CCRA के पास में ये पावर है कि वो सुओ मोटो भी उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। कोई भी कार्यवाही करने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाएगा, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, और वो खुद से मंगवाकर उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकता है जो भी ऑर्डर कलेक्टर ने दिया है। सेक्शन 66 सुप्रिटेंडेंस एंड कंट्रोल। तो जो कलेक्टर है उनके ऊपर सुप्रिटेंडेंस, अधीक्षण किसका रहेगा, IG का, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टाम्प्स का रहेगा। और जहाँ मान लीजिए एक से ज़्यादा कलेक्टर है वहाँ IG उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को डिसाइड करेगा। ये सेक्शन है 66, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 67 भी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस इसमें है। जब CCRA सेक्शन 65 में जब रिवीजन करता है और मान लीजिए किसी लॉ के क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है, तो रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट को भेज सकता है। हाई कोर्ट पे उस एप्लीकेशन को तभी एंटरटेन करेगा जब 25% उसको पे कर दिया जाएगा।
सेक्शन 68 है एडिशनल फैक्ट रिक्वेस्ट। तो इसमें 68 में हाई कोर्ट के पास में जब रेफरेंस के लिए कोई क्वेश्चन लीगल क्वेश्चन होता है और रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट के पास में आता है, तो एक एडिशनल पावर है कि अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो वो CCRA को कॉल कर सकता है, यानी कह सकता है जितने भी एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जितने भी फैक्ट है वो उसके सामने पेश करे। तो एडिशनल फैक्ट्स मांगने की ये पावर है 68 में हाई कोर्ट के पास में। फिर जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मिल जाते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, और फाइनल डिसीजन होने के बाद में उसकी एक कॉपी, फाइनल जजमेंट की कॉपी जो भी होता है, वो CCRA को, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को भेजी जाती है, और उसके बाद रेवेन्यू अथॉरिटी अपना एक फाइनल ऑर्डर पास करता है। तो ये है 69। दोनों सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है, रेफरेंस और रिवीजन। चैप्टर 6 इसको ध्यान से ही पढ़ना है। सेक्शन 70 है स्टेटमेंट ऑफ केस बाय अदर कोर्ट्स टू हाई कोर्ट। सेक्शन 70 है स्टेटमेंट ऑफ केस बाय अदर कोर्ट्स टू हाई कोर्ट, यानी अदर देन हाई कोर्ट। अगर ये धारा तब लागू होती है जब कोर्ट हो, हाई कोर्ट से अलावा किसी कोर्ट को इंस्ट्रूमेंट के बारे में डाउट हो कि उस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, तब वो उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, तैयार करेगा, अपनी राय भी लिखेगा और हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा, यानी रेफर कर देगा। उसके बाद में हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट उसे 67 की तरह ही डील करेगा, अपना फाइनल जजमेंट देगा। जजमेंट की कॉपी को CCRA को भेजी जाएगी, और उसके बाद में जो भी केस है उस जज को रेफ़र कर दिया जाएगा। यानी ये 68 तो है हाई कोर्ट की पावर, और ये है अदर देन हाई कोर्ट। सेक्शन 71 रिवीजन ऑफ सर्टेन डिसीजन ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग द सफिशियंसी ऑफ स्टाम्प्स। ये सेक्शन उस समय है जब किसी कोर्ट ने गलती से किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एज ए एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया जिस पे या तो स्टाम्प ड्यूटी कम दी गई है या दी नहीं गई, तो फिर उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो उसके लिए आता है रिवीजन किया जाएगा। मान लीजिए किसी भी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है, तो उसका रिवीजन हमेशा उससे जो हायर कोर्ट है उसमें होगा। इसमें उच्च न्यायालय नहीं दे रखा है बेयर एक्ट में, सिर्फ जो हायर कोर्ट कोई भी हो सकता है, जैसे सिविल, राजस्व या क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो कोर्ट है उसमें रेफरेंस हो जाएगा। ऐसा स्वप्रेरणा से सुओ मोटो भी कर सकता है कोर्ट, या कलेक्टर के द्वारा आवेदन भी दिया जा सकता है, और उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। और अगर ये पाया जाता है कि सच में दस्तावेज में कम स्टाम्प ड्यूटी ली गई थी, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर लिया जाएगा और उसकी एक सूचना दी जाएगी, कलेक्टर को कॉपी दी जाएगी। कलेक्टर क्या करेगा, क्लोज 4 में दे रखा है, कलेक्टर उसको जुर्माने की तरह वसूलेगा, बिल्कुल राजस्व के बचाने के लिए जुर्माने की तरह उसको वसूला जाएगा। ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। चैप्टर 6 का लास्ट सेक्शन है 72 इंटरेस्ट ऑन रिकवरेबल अमाउंट, ड्यूटी और सरचार्ज और पेनल्टी पर। जहाँ मतलब इस एक्ट में अगर ये डिसीजन आ जाता है, किसी भी अपील, रिवीजन या कोई भी ऑर्डर ये आ जाता है कि किसी व्यक्ति को स्टाम्प ड्यूटी देनी है, तब क्लोज फर्स्ट तो बात करता है ड्यूटी और सरचार्ज पर। तो उसे किस रेट से देना होगा, 12% पर एनम कंपाउंड के हिसाब से देना होगा। 12% चक्रवृद्धि दर से ब्याज संदाय करना होगा। और रूल 2 में दे रखा है पेनल्टी पर भी सेम ही है, 12% पर एनम देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और ये कब से देना है, जिस एग्जीक्यूशन की डेट से। दोनों में डेट अलग अलग है। अगर ड्यूटी और सरचार्ज पर पे करना है तो एग्जीक्यूशन की डेट से, और अगर पेनल्टी पर पे करना है तो फिर जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।